मनीष सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की हिंदी और अंग्रेजी की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं। अब श्री दिलीप कुमार पांडे जी कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं। अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आउटकम बजट 2020-2021 की 31 दिसंबर 2020 तक की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आउटकम बजट 2020-21 की 31 दिसंबर 2020 तक की स्टेटस रिपोर्ट की हिंदी और अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं और इसे प्रस्तुत करते हुए इसके संबंध में कुछ बातें भी इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये सर्वविदित है कि पिछले 4 वर्षों से दिल्ली सरकार ने एक नई परंपरा इस सदन में शुरू की थी और वो ये थी कि इस सदन में आउटकम बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। अभी तक देश भर की विधानसभाओं में ये परंपरा रही है भारत में कि हम बजट पेश करते हैं और उसमें उसके कुछ आउटपुट निर्धारित करते हैं और मूलतः वो आउटपुट जो होता है वो खर्चे से संबंधित होता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने पहल करते हुए, दिल्ली के वित्त मंत्रालय ने पहल करते हुए पहली बार आउटकम बजट भी एक नई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की और पिछले 4 साल से हम लगातार इस सदन में बजट से पहले आउटकम बजट पिछले साल का पेश करते हैं। ये अपने आप में सरकार को जवाबदेह बनाने की, इस विधानसभा के प्रति अकाउंटेबल बनाने की एक अनूठी प्रक्रिया है, जिसका मैं समझता हूं कि और इस पूरे देश में इसका कोई और ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। इसमें जो सदस्य पिछले बार इस प्रक्रिया में शामिल नहीं थे या जिनके ध्यान में ना हो, उनकी सूचना के लिए भी मैं रखना चाहता हूं और इसको पुनः रेखांकित करना चाहता हूं कि आउटकम और आउटपुट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमने बजट में आउटपुट भी बताते हैं और आउटकम भी बताते हैं। 4 साल से जो दिल्ली सरकार का बजट बनाया जाता है उसमें दोनों इंडिकेटर होते हैं। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में कोई मशीन खरीदनी है तो उस मशीन को खरीदने के लिए बजट में मान लीजिए 10 करोड़ का प्रस्ताव है, तो 10 करोड़ की वो मशीन खरीद ली गई कि नहीं खरीद ली गई वो उसका आउटपुट है। लेकिन उस मशीन को वहाँ लगा के, उस पर जो भी रिक्वायर्ड मैन पावर है वहाँ लगा के, उससे उस मशीन से जिन लोगों की स्कैनिंग होनी थी, उसके जिन लोगों का इलाज होना था, वो इलाज शुरू हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोगों का इलाज शुरू हुआ, वो आउटकम है। तो सामान्यतः सरकारी प्रक्रियाओं में, बजट की प्रक्रियाओं में मशीन अगर खरीद ली गई और यहाँ के विधानसभा को वापस बता दिया गया, साहब कि आपने हमारे लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, हमने आपकी मशीन खरीद के वहाँ पे लगा दी है, इसको इतिश्री मान लिया जाता था। लेकिन हमारी सरकार ने इफेक्टिव आउटकम इंश्योर करने के लिए ये परंपरा शुरू की कि मशीन खरीदने भर से काम नहीं चलेगा, ये भी देखना होगा कि उस मशीन पे कितने लोगों का टेस्ट हुआ। तो अब हम ये रिपोर्ट भी आपके पास लेके आते हैं। तो ये आउटकम बजट में इस तरह से हर एक विभाग के लिए जो बजट इस विधानसभा से पास किया जाता है, उस बजट से क्या क्या काम होंगे, क्या क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट होंगे, क्या क्या योजनाएं लागू होंगी, ये बताया जाता है। और उस योजनाओं से कितने लोगों को फायदा होगा, उसका अल्टीमेट आउटकम क्या है, उसमें उसकी नीयत क्या थी, उसका इरादा क्या था। क्योंकि मशीन खरीदना इरादा नहीं था, इरादा तो लोगों का इलाज करना था। मशीन खरीदने भर से संतुष्ट हो जाने वाली सरकार ये सरकार नहीं है केजरीवाल जी की। मशीन खरीदने के बाद अगर इंस्टॉल हुई तो उसके बाद आउटकम क्या रहा, लोगों का इलाज हुआ कि नहीं हुआ, इसको मैंने एक उदाहरण से समझाने की कोशिश की है। हमने हर साल के बजट में आउटपुट और आउटकम दोनों इंडिकेटर डाले हैं। मैंने पिछली बार भी जब बजट पेश किया था उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी महामारी के मुहाने पे हम बैठे हैं, तो बड़े लक्ष्य रख के सरकार की ओर से आउटकम इंडिकेटर्स बनाए गए थे और आउटपुट इंडिकेटर्स बनाए गए थे। तो मैं चौथे साल के अपने इस आउटकम बजट में कुछ चीज़ें यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी के दौरान 2 बड़ी चुनौतियाँ आईं। एक तो लॉकडाउन, जिसकी वजह से सामान्यतः सरकारी गतिविधियाँ हेल्थ को छोड़कर और कोविड मैनेजमेंट को छोड़ के सरकारी गतिविधियाँ लगभग कुछ महीनों के लिए तो पूरी तरह से बंद की गई और फिर धीरे धीरे उनको अंशतः खोला गया, उसमें समय लगा।
दूसरा, कोविड के वजह से जो वक्त बीता उसमें सरकार के पास, क्योंकि मार्केट में बिजनेस कम हुआ, मार्केट में बिजनेस कम होने की वजह से सरकार के पास रेवेन्यू भी कम हुआ, उसकी वजह से भी आर्थिक तंगी, आर्थिक हालात थोड़ी कमजोरी रही, उसकी वजह से भी कुछ योजनाओं को हम उतना खर्च नहीं कर पाए जितना हमसे अपेक्षित था। लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ कि इस महामारी के बीच हमारे सरकार के तमाम विभागों ने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के बहुत शानदार काम किया। विशेषकर राजस्व विभाग, खाद्य और नगर आपूर्ति विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलके, शिक्षा विभाग ने, उच्च शिक्षा विभाग ने, यातायात, श्रम विभाग ने, तमाम विभागों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलके इस महामारी में अपनी मूल जिम्मेदारियां से हटके, जो परंपरागत जिम्मेदारियां हैं उनसे हटके, सड़क पे खड़े होके, हॉस्पिटल्स में खड़े होके, कंटेनमेंट जोन में खड़े होके, हॉस्पिटल्स के बाहर लोगों की मदद करके, हर तरीके से मजदूरों की मदद करके, यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करके, लोगों को खाना खिला के, टीचर्स तक ने, रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने, सब ने इसमें बहुत अभूतपूर्व भूमिका निभाई। तो मैं सदन के समक्ष सबसे पहले तो उनकी प्रशंसा में चाहता हूं कि सदन उसको अप्रिशिएट करे और उनको यहाँ से सब लोगों ने जो अभूतपूर्व भूमिका निभाई। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उस अभूतपूर्व संकट के बीच भी जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे, जो सरकारी विभाग थे, उनकी जो मूल जिम्मेदारी थी उसको भी उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा, उस पर भी लगातार काम करते रहे। तो हमने जो इंडिकेटर्स अपने बनाए थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, मैं उन पर हुई प्रोग्रेस, क्योंकि एलजी साहब की स्पीच में भी कोविड मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी वक्तव्य रहा है कि किस तरह से शानदार कोविड मैनेजमेंट रहा, तो मैं अपनी स्पीच के उस हिस्से को दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से और विस्तार से उन चीज़ों का जिक्र किया है माननीय उपराज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में, कि किस तरह से कोविड मैनेजमेंट में इन सब डिपार्टमेंट्स ने भूमिका निभाई। पर उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कोविड मैनेजमेंट में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए भी इन डिपार्टमेंट्स ने अपना मूल कर्तव्य, जो आउटकम यहाँ पे सुनिश्चित करके बजट दिया गया था, उसको कैसे निभाया आगे, मैं उसको थोड़ा सा रेखांकित करना चाहता हूँ। शुरुआत में शिक्षा निदेशालय के कार्यक्रमों से करूँगा। जो शिक्षा निदेशालय ने पेरेंटिंग इन द टाइम ऑफ कोरोना, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पेरेंटिंग इन द टाइम ऑफ कोरोना के नाम से पूरा अभियान शुरू किया कि बच्चे घर पे बैठे हैं तो उनकी पढ़ाई ना छूट जाए। इसलिए अभिभावकों के साथ मिलके हर घर में, क्योंकि हर पहले स्कूल में पढ़ाई होती थी, लेकिन हर घर में हर एक अभिभावक एक शिक्षक की भूमिका निभा सके, इसलिए पेरेंटिंग इन द टाइम ऑफ कोरोना के साथ में पढ़ाई की शुरुआत कराई पेंडेमिक के समय पे भी, और उसके बाद ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन मदद से, और इसमें हमारे शिक्षकों ने बहुत शानदार भूमिका निभाई। ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से जो क्लासेस सामान्यतः 220 दिन की होती थी, इस बार क्योंकि ऑनलाइन था 229 दिन हमारी क्लासेस लगी हैं लॉकडाउन के बावजूद, और इसमें 98% बच्चों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन में भागीदारी की। 11वीं और 12वीं के क्लास में 89 से 98% अलग अलग स्कूलों में रहा, लेकिन 89 से 98% तक की भागीदारी स्कूलों में बच्चों की रही ऑनलाइन क्लासेस में। इस तरह से हम एक तरह से किसी भी बच्चे की शिक्षा ना छूटे, मिनिमम नुकसान हो, वो उसको इंश्योर करने में कामयाब रहे। पहली से 8वीं क्लास के लिए पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया और छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन तक बांटे ऐसे संकट के समय में। तो इस तरह से शिक्षा निदेशालय ने जो काम किया उसके बेस पे मैं अगर कहूं तो 2020-21 के आउटकम बजट में हमने 37 स्कीम शामिल की थी, और उन 37 स्कीम्स में से हमने 182 पर आउटकम इंडिकेटर तय किए थे। 182 तरह के इंडिकेटर्स हमने निकाले थे, इसमें से 44 संकेतक इंडिकेटर बहुत महत्वपूर्ण थे। तो जो आउटकम है इस बार का कि इन 44 में से 37 पर हमारा पूरा काम ऑन ट्रैक रहा, 7 इंडिकेटर्स पर हम ऑफ ट्रैक रहे, उतना काम नहीं कर पाए जितना हमसे अपेक्षित था, जितना कि हमने तैयारी की थी। महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स में देखें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 35,275 विद्यार्थियों का निजी स्कूल में दाखिला कराया। सरकारी स्कूलों ने 12वीं के स्तर पर शिक्षा सत्र 2019-20 में 97.92 लगभग 98% का पासिंग परसेंटेज दर्ज किया, जबकि पिछले साल ये 94% था। 10वीं क्लास के स्तर पर सरकारी स्कूलों का
पासिंग परसेंटेज 82.6% रहा, जबकि पिछले साल ये 70.58% था। सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस में 7.87 लाख 7,87,000 विद्यार्थी 2020-21 के दौरान मिड डे मील योजना से भी लाभान्वित हुए। लॉकडाउन के बावजूद उनको मिड डे मील उनके घर पे पैक तरीके से पहुंचाया गया। 728 सरकारी स्कूल भवनों में से जो हमारा काम पहले हमने इंडिकेटर में तय किया था, दिसंबर तक 459 में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम पूरा हो गया था और ये और भी आगे अब बढ़ चुका है वर्तमान में जब मैं ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी तरह से हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट ने 2020-21 के आउटकम बजट में 13 कार्यक्रम और स्कीम शामिल किए थे, जिसमें 234 आउटपुट इंडिकेटर्स हमने इसमें बनाए थे। इनमें से 61 महत्वपूर्ण थे। इसकी प्रोग्रेस ये है कि 84% यानी कि 51 इंडिकेटर्स पर ऑन ट्रैक हैं, सही से पूरा सेटिस्फैक्ट्री काम हुआ। 16% यानी कि 10 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिन पर ऑफ ट्रैक रहे, जिन पर हम सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं कर सके, हम संतुष्ट नहीं हुए उससे। महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स में देखें तो आईपी यूनिवर्सिटी का जो ईस्ट कैंपस है उसका निर्माण कार्य 2017 में शुरू किया गया था, तो पीडब्ल्यूडी ने दिसंबर 2020 तक की जो रिपोर्ट दी है उसमें 80% वो उस वक्त तक कंप्लीट हो चुका था। दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में वर्ष 2020-21 में कुल 8,248 नए स्टूडेंट नामांकित किए गए। 19-20 के दौरान 7,539 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था। 2020-21 के दौरान मेरिट कम मींस लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के तहत 3,760 विद्यार्थियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस उपलब्ध कराई गई दिल्ली सरकार की ओर से। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 26 कार्यक्रम स्कीम शामिल की गई थी, जिसमें 331 आउटकम इंडिकेटर्स शामिल किए गए थे। 129 इसमें से बहुत महत्वपूर्ण थे। रिपोर्ट को देखें तो ऑन ट्रैक 103 80% जो है इसके 129 के ऑन ट्रैक हैं और 26 इंडिकेटर्स यानी 20% ऑफ ट्रैक हैं। महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स में से 2021 में यूजी और पीजी तकनीकी कॉलेज विद्यालयों के विद्यार्थियों के प्रवेश की संख्या बढ़कर 9,531 हो गई, जबकि पिछले साल वो 8,423 थी। दिसंबर महीने तक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 41,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। पीएचडी कार्यक्रम में 393 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया और 106 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई, क्योंकि रिसर्च हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अब बढ़ रही है, ये इस बात का इंडिकेटर है। अलग अलग टेक्निकल कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे 2,798 विद्यार्थियों को कैंपस प्लेसमेंट मिला। 2,798 विद्यार्थियों को सीधे नौकरी मिल गई अपने अपने कॉलेज से। दिसंबर महीने तक 530 फैकल्टीज के 1581 शोध पत्र प्रकाशित हुए। ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है, क्योंकि रिसर्च जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारे जो हायर एजुकेशन की फैकल्टीज हैं वो उनका नेम फेम बढ़ रहा है और उनके शोध पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उनके साइटेशंस बढ़ रहे हैं। अब मैं स्वास्थ्य विभाग के आउटकम बजट पर आता हूं। आउटकम बजट 2020-21 में 56 कार्यक्रम हेल्थ डिपार्टमेंट में शामिल किए गए थे, जिसमें 1,616 आउटकम इंडिकेटर्स थे। इनमें से 499 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स थे। इन 499 में से 402 यानी कि 80% ऑन ट्रैक हैं, 73 इंडिकेटर्स ऑफ ट्रैक हैं और 24 अभी उसमें उनके बारे में रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं हैं इस रिपोर्ट में। महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स में दिसंबर 2020 तक 496 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए गए। इसमें लक्ष्य 750 क्लिनिक का था। औसतन प्रत्येक आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक प्रतिदिन 97 रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। 2020-21 के दौरान 9 से 11 महीने की आयु वर्ग के लगभग 1,82,000 बच्चों को पूर्ण टीकाकरण किया गया, जबकि लक्ष्य 2,96,000 बच्चों के टीकाकरण का था। आशा कार्यकर्ताओं ने 1,20,000 संस्थागत प्रसव कराए। दिसंबर 2020 तक टीबी से ग्रस्त 59,646 रोगियों का उपचार किया गया, लॉकडाउन के बीच में भी और कोविड के मैनेजमेंट के बीच में भी। दिसंबर 2020 तक औषधि नियंत्रण विभाग ने लगभग 3,073 बिक्री कंपनियों का निरीक्षण किया और नियमों का उल्लंघन करने वाले 397 के लाइसेंस निलंबित या रद्द किए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट 29 इंडिकेटर इसमें शामिल थे, इसमें प्रोजेक्ट स्कीम शामिल थे, जिसमें 187 आउटकम इंडिकेटर्स थे। इसमें से 87 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स थे। इसमें से 87 इंडिकेटर्स में से 54 इंडिकेटर्स ऑन ट्रैक हैं, यानी कि 62%।
18 इंडिकेटर्स ऑफ ट्रैक हैं, नॉट अवेलेबल 17% की जानकारी अभी इसमें नहीं शामिल हुई है। इसमें इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स में 2020-21 में करीब 4,39,000 वरिष्ठ नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई, जिसमें 2019-20 में ये संख्या लगभग 4,64,000 थी। 20-21 में 1,06,000 दिव्यांगों को वित्तीय सहायता दी गई, जबकि उससे पहले ये 95,324 थी। 2020-21 में 1,11,145 परिवारों को एक बार वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस उपलब्ध कराई गई, जिसके ऐसे लोग जिनके भरण पोषण करने वाले मुखिया की मृत्यु हो गई थी। महिला और बाल विकास विभाग ने, अध्यक्ष महोदय, 25 कार्यक्रम आउटकम बजट में शामिल थे उसमें बजट में, जिसमें आउटकम बजट में 200 इंडिकेटर्स रखे गए थे। उसमें से 151 इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मार्क किए थे। इनमें से 60% यानी कि 90 इंडिकेटर्स ऑन ट्रैक हैं, 45 इंडिकेटर्स ऑफ ट्रैक हैं। इसमें इंपॉर्टेंट की स्थिति यह है कि 2020-21 में 2,75,000 विपत्तिग्रस्त महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई, जबकि पिछले साल 2,66,000 महिलाओं को ऐसी वित्तीय सहायता दी गई थी। लाडली योजना में विभाग ने 2020 तक नए नामांकन जन्म और विद्यालय स्तर के लिए 3,33,241 आवेदन प्राप्त किए। इसका लक्ष्य 65,000 था, लेकिन स्कूल ना खुलने की वजह से और एनरोलमेंट का क्योंकि नर्सरी और केजी में उसमें एडमिशन नहीं हो पाए, उस वजह से ये अभी लक्ष्य इस साल हासिल किया जाएगा। लगभग 3,304 का नामांकन दिसंबर तक किया गया था। लगभग 13 लाख बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं को ICDS के तहत 1,07,055 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 10,755 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवा और प्री स्कूल की सुविधाएं दी गई। परिवहन विभाग, अध्यक्ष महोदय, आउटकम बजट में पिछले बजट में 24 प्रोजेक्ट शामिल किए गए थे, स्कीम शामिल थी। उसमें से 248 आउटकम इंडिकेटर्स थे। इनमें से 34 महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स थे। इन 34 में से 24 पर ऑन ट्रैक है और 10 यानी 29% ऑफ ट्रैक हैं। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स में लॉकडाउन के कारण 31 मार्च 2020 से 18 मई 2020 तक बस सेवाएं निलंबित रहीं। DDMA के दिनांक 18/5/2020 के आदेश द्वारा राज्य के अंदर बसों को इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई कि एक फेरे में यात्रियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के कार्य निष्पादन पर इसका काफी असर पड़ा था। क्लस्टर बसेस का औसत फ्लीट उपयोग प्रतिशत बढ़कर 98.58% हो गया, जबकि लक्ष्य 97% का था। क्लस्टर बसेस का ऑन टाइम परफॉर्मेंस 50% लक्ष्य की तुलना में बढ़कर 69.46% हो गया है। DTC बसों का औसत फ्लीट उपयोग प्रतिशत घटकर 73.7% पर आ गया, जबकि लक्ष्य 90% का था। DTC बसों का ऑन टाइम परफॉर्मेंस प्रतिशत 73% के लक्ष्य की तुलना में 68% रहा। दिसंबर 2020 तक 47.78 लाख प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि लक्ष्य 75 लाख का रखा गया था। ये भी लॉकडाउन और जो कोविड के मैनेजमेंट में स्थितियां बदली उनकी वजह से नीचे रहा। परिवहन विभाग ने 7 अगस्त 2020 को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी अधिसूचित कर दी। इसके बाद से 4,924 नए इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहन दिसंबर तक पंजीकृत किए गए। दिसंबर 2020 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों में से 76% को प्रोत्साहन राशि का वितरण कर दिया गया था। 5200 DTC और क्लस्टर बसों में दिसंबर 2020 तक CCTV कैमरे लगा दिए गए थे। गुम्मनहेड़ा और मुंडेर कला में 2 बस डिपो का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। PWD, अध्यक्ष महोदय, इसमें बजट में 37 प्रोजेक्ट रखे गए थे, जिसमें 446 आउटकम इंडिकेटर थे। इनमें से 52 इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स माने गए थे। इसमें 38 इंडिकेटर्स पर काम ऑन ट्रैक है, यानी 73% पर। 13 इंडिकेटर्स पर काम स्लो है। महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आम लोगों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर 1,32,000 CCTV लगाए गए, जिसका लक्ष्य भी 1,32,000 CCTV लगवाने का ही रखा गया था। शास्त्री पार्क इंटरसेक्शन और सीलमपुर में फ्लाईओवर का काम पूरा कर लिया गया है और इसे 19/10/2020 को लोगों के लिए खोल दिया गया। बसई दारापुर में नजफगढ़ नाले के पुल को चौड़ा करने का 65% कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा कर दिया गया। वजीराबाद और जगतपुर के बीच 2 ऑफ अंडरपास तथा रिंग रोड पर गांधी विहार के निकट एक पैदल पारपथ का 56% काम पूरा हो चुका है। आश्रम चौक पर अंडरपास के निर्माण का 40% काम दिसंबर 2020 तक पूरा कर लिया गया है।
दिल्ली में दिसंबर 2020 तक 7000 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। 5 फुटओवर ब्रिज निर्माण का काम पूरा हो चुका है। 4 फुटओवर ब्रिज का 90% से अधिक काम दिसंबर तक पूरा हो चुका है। ये पीडब्ल्यूडी का था। दिल्ली जल बोर्ड बजट में इसके 21 प्रोजेक्ट थे, जिनमें से 204 आउटकम इंडिकेटर बनाए गए थे। 68 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स थे। इसमें से 42 पर काम ऑन ट्रैक है, 19 पर काम ऑफ ट्रैक रहा। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स दिसंबर 2020 तक 1571 अनाधिकृत कॉलोनियों को पानी की पाइपलाइन से जोड़ दिया गया। इससे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर टैंकर की संख्या में कमी आई। दिसंबर 2020 तक अनाधिकृत कॉलोनियों में से 4773 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई। दिसंबर 2020 तक कुल 2667 किलोमीटर की पुरानी या खराब पाइपलाइन को बदला गया। इसमें 3 MGD पानी की बचत होनी शुरू हुई। प्रतिमाह 20 किलोलीटर निःशुल्क पानी देने की योजना 2020-21 में जारी रखी गई और लगभग 6,58,000 उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 44 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। दिसंबर 2020 तक अनाधिकृत कॉलोनियों में कुल 2735 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई गई और 602 अनाधिकृत कॉलोनियों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा गया। दिसंबर 2020 तक नियमित अनाधिकृत कॉलोनियों में कुल 1221 किलोमीटर पुरानी सीवर लाइन बदली गई। दिसंबर तक का ये आंकड़ा है अध्यक्षा महोदय। उल्लेखनीय काम है क्योंकि मई तक तो कोई भी कंस्ट्रक्शन और किसी भी तरह के काम पे पाबंदी थी। उसके बाद धीरे धीरे खुला और उसके बाद भी लेबर का माइग्रेशन और इन सब के बीच भी इतनी उपलब्धि होना अपने आप में एक उल्लेखनीय है। विद्युत विभाग, इसमें 15 प्रोजेक्ट शामिल किए गए थे। 108 आउटकम इंडिकेटर्स थे, जिनमें 52 महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स थे। इनमें से 39 ऑन ट्रैक हैं, ऑफ ट्रैक 7 हैं, नॉट अवेलेबल अभी 6 हैं जिन पे कुछ काम नहीं हुआ। महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति यह है, दिसंबर 2020 में ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता बढ़कर 99.26% हो गई। अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान दिल्ली ने 6314 मेगावाट की पीक डिमांड पूरी की। 2019-20 में एंटी एंड सी लॉस 8.66% रहा। बिजली विभाग ने 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली शुल्क में 100% की सब्सिडी दी और 201 से 400 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं को 800 रुपए प्रतिमाह तक की सब्सिडी दी गई। इससे 36,50,000 घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा हुआ। ये संख्या कुल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की करीब 89% है, यानी कि 89% परिवारों को दिल्ली में सब्सिडाइज्ड रेट पे या मुफ्त बिजली का फायदा मिल रहा है। दिसंबर 2020 तक दिल्ली में 185 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। लक्ष्य 300 मेगावाट का था। इन संयंत्रों से 500 मेगा यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। वार्षिक लक्ष्य 500 मेगा यूनिट का था, यानी कि जितना बिजली का उत्पादन लक्ष्य था सौर ऊर्जा से उतना तो हासिल कर लिया गया। अभी और मेगावाट के संयंत्र लगाए जाने बाकी हैं। पर्यावरण विभाग, आउटकम बजट में 19 कार्यक्रम शामिल किए गए थे। इसमें 132 आउटकम इंडिकेटर थे, 33 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स थे। इनकी प्रगति में 26 पर ऑन ट्रैक है, 5 ऑफ ट्रैक हैं, 2 इंडिकेटर्स पे नॉट अवेलेबल है। सभी 26 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स में सभी 26 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र चल रहे हैं। उद्योग, बिजली संयंत्र, होटल इत्यादि से होने वाले उत्सर्जन के सैंपल 621 सैंपल्स का दिसंबर 2020 तक परीक्षण किया गया, जबकि 2020-21 में 700 नमूनों का परीक्षण का लक्ष्य रखा गया था। 2020 तक बैटरी संचालित 2 व्हीलर के लिए 1747 लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई। दिसंबर 2020 तक बैटरी संचालित 4 व्हीलर के लिए 771 लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई। महात्मा गांधी जलवायु परिवर्तन रोकथाम संस्थान द्वारा 44 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2020 दिसंबर 2020 तक चलाए गए, जिनमें 2768 प्रतिभागी शामिल हुए, जबकि लक्ष्य 3000 प्रतिभागियों को ट्रेनिंग देने का था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसमें 8 कार्यक्रम शामिल किए गए थे। 115 आउटकम इंडिकेटर्स थे, 89 महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स थे। उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट इस प्रकार है। 69 यानी 77% पर काम ऑन ट्रैक है। 14 इंडिकेटर्स यानी 16% पर ऑफ ट्रैक है और 6 यानी 7% का नॉट अवेलेबल रिपोर्ट है। महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति यह है कि दिसंबर 2020 तक ETF द्वारा 3 लाख पौधे लगाए गए। 2020-21 के दौरान 2.5 लाख पौधे का लक्ष्य था, यानी कि इससे ज्यादा लगा लिए गए। दिसंबर 2020 तक अभयारण्य से बाहर 1,91,000 पौधे लगाए गए।
2020-21 के लिए 1,93,000 का लक्ष्य रखा गया था। दिसंबर 2020 तक 3.88 लाख पौधे निःशुल्क वितरित किए गए, 3.5 लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था, यानी कि जन भागीदारी भी और बढ़ रही है। शहरी वनों का सृजन और प्रबंधन योजना के अंतर्गत दिसंबर 2020 तक 5 शहर वन सृजित किए गए और प्रबंधित किए गए, जबकि 5 वनों का ही लक्ष्य रखा गया था। अध्यक्ष महोदय, ये प्रमुख डिपार्टमेंट और उनके प्रमुख इंडिकेटर्स पे मैंने अपना अभी वक्तव्य रखा, और ये जैसा मैंने कहा कि ये अपने आप में बेजोड़ पहल है, बजटीय पहल है, जो योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी की प्रक्रिया को बदल रही है। यह न केवल आम जनता और हमारे विभागों के लिए एक सेल्फ असेसमेंट उपकरण है, बल्कि शोधकर्ताओं के लिए और विभिन्न विभागों के कामकाज और उसके कार्यक्रमों का अध्ययन करने का एक ऐसा दस्तावेज भी है जिसका देश भर के राज्यों द्वारा अनुकरण किया जा सकता है। आउटकम बजट के संदर्भों में विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा की एक पहल है, जो सरकार का एक अतुलनीय और साहसिक कदम है, जो वर्ष के अंत में मात्रात्मक और पारदर्शी तरीके से किए गए कार्य का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। विभाग अब अधिक सक्रिय हैं, इसकी वजह से और अधिक लक्ष्य उन्मुख होकर दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं, जिसके बेहतर परिणाम हासिल हो रहे हैं। आउटकम बजट अब हमारी शासन प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गया है और सरकार को उसके प्रदर्शन के आधार पर सभी विभागों को रैंकिंग करने में हमें मदद मिलती है। आउटकम बजट 2021-22 को तैयार करने की कवायद अगले जो बजट आएगा, जिसको कल पेश किया जाएगा, उसका आउटकम बजट तैयार करने की कवायद विभाग द्वारा पहले ही शुरू कर दी गई है और आउटकम बजट की एक प्रति सभी मान्य सदस्यों को मई 2021 तक उपलब्ध करा दी जाएगी और इसे योजना विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। यह अपनी नियमित निगरानी के लिए 2021-22 के लिए विभिन्न संकेतकों के लक्ष्य में 2020-21 की उपलब्धियां भी पेश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। विशेष उल्लेख नियम 280। माननीय सदस्यगण, विशेष उल्लेख नियम 280 के तहत उठाए जाने वाले मामलों के लिए कुल 7 नोटिस प्राप्त हुए। इन सभी मामलों को पढ़ा हुआ माना जाए। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। जवाब तो आप बोलिए। हमारी मांग ये थी इनके साथ कि जो ये डीटीसी के हमारे मंत्री, बोल रहा हूँ मैं, जो हमारे माननीय डीटीसी के जो चेयरमैन भी हैं और माननीय मंत्री जी हैं, तो जो इनको रखना चाहिए, इन्होंने आज तक वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया। क्या कारण है? क्या जेबीएम कंपनी से इनका इंटरेस्ट है? और 200 करोड़ रुपए का खुलेआम घोटाला है इसका। इस पर गहन चर्चा होनी चाहिए। ये हमारी आपसे चर्चा के लिए नोटिस प्राप्त किसी भी प्रकार का आपकी तरफ से नहीं हुआ है। आपने जब ये बात उठाई, मैंने अपने विभाग में पता करा, आप लोगों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया है इस पर चर्चा के लिए। अगर आप इस पर चर्चा चाहते हैं तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि नोटिस दें। नोटिस एक्सेप्ट होने के बाद इस पर चर्चा कराई जाएगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दे पे नोटिस की जरूरत नहीं होती है। कार्यवाही 9 मार्च अध्यक्ष महोदय जी, बहुत 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।